ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को मैंने अभी एक इमेज शेयर की है। आप में से तो कोई मांगता है नहीं, है ना। तो मुझे याद आया कि वो जो आपको मैंने बताए थे कि बस्ती नेत्र में क्या दोष होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, या बस्ती के क्या दोष हैं, उनसे क्या होता है। तो वो मैंने आपको इमेज शेयर की है, अभी एक इमेज है सिंगल। तो वो श्लोक सारे मुझे याद चाहिए इसी क्रम में, है ना, जिस क्रम में है, क्योंकि तभी आंसर निकलता है। दूसरी चीज, डीजे का पेपर जिस किसी ने मांगा था, तो वो मैं दे दूंगा। मैंने अभी कन्वर्ट कर दिया है, बट अब जस्ट भेज ही रहा था, आपको टाइम हो गया क्लास का। तो अभी भेज दूंगा जस्ट मेरे सेशन के बाद, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अगले टेस्ट की तैयारी रखोगे। अभी लास्ट टेस्ट हमारा चरक चिकित्सा 1 to 30 और सुश्रु चिकित्सा हो चुका है। तो वो डिस्कशन रह गया है, तो वो आजकल में कर लेंगे हम लोग। ठीक है। और फिर अगला टेस्ट आपका जो होगा बेटा, वो पंचकर्म का टेस्ट होगा। तो तैयारी रखना पंचकर्म टेस्ट की भी अपनी। देखेंगे। तो यहाँ हमारी बात हो गई थी, उत्तर बस्ती की हमने बात कर ली थी। यहाँ से पढ़ना है, देखते हैं। क्लियर कर दो, यहाँ तक बात हो गई है ना। बस ये लास्ट बात हुई थी शायद हमारी, कि अनुवासन बस्ती जो है पशुओं के अंदर, वो 1/8 भाग है निरूप बस्ती से। ठीक, यहीं तक है। यस देखते सर। हैं। कुछ जरूरी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगेन कि हम लोगों ने ये पॉइंट्स पढ़ लिए हैं शारंगधर में। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एक याम 3 घंटे के बराबर शारंगधर की सभी औषधियां नवीन ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन मधु, विडंग, गुड़, सर्पी, पिपली और धान्य, इनको पुराण ग्रहण किया जाता है। मधु, विडंग, गुड़, सर्पी, पिपली, यानी मधु, सर्पी विद गुड़, पिपली, विद यानी विडंग, गुड़ और पिपली सब, ठीक है, और धान्य। माइक ऑफ रखेंगे बेटा। आगे चलिए। आचार्य चरक, चरक ने मदन फल का संग्रह ग्रीष्म और बसंत के मध्य करने को कहा है। मदन फल का संग्रह ग्रीष्म और बसंत के मध्य। आगे देखें। स्नूही का संग्रह कब करते हैं, तो शिशिर ऋतु के अंत में करते हैं। स्नूही शिशिरांत है। और अश्वगंधा आप जानते हो शिशिर ऋतु के अंदर। बाकी भल्ला तक लिखा है यहाँ, ग्रीष्म ऋतु में। भल्ला तक ग्रीष्म ऋतु में। शिलाजीत अगेन कि उष्ण होता है, निर्यास होता है पत्थरों का, तो ये भी ग्रीष्म ऋतु में है। सुश्रुत ने यहाँ लिखा शुचि शुक्र, और इसका प्रयोग करने को कहा है 4 महीने के बाद सह सहस्य में। तो देख लेना, ये भी शुचि शुक्र में लेना है और सह सहस्य में यूज करना है इसको। नेक्स्ट आ जाओ। नागबला, नागबला को माघ फागुन में इकट्ठा करना है। नागबला माघ फागुन, है ना, स्टार्टिंग ही जो होती है हमारी शिशिर ऋतु, माघ फागुन। माक्षिक, माधवे मासी दृश्यते, इजी है। माँ से माक्षिक, माँ से माधव, तो माक्षिक को माधव में इकट्ठा करना है, कह रहे तभी दिखाई देता है। अश्वगंधा शिशिर ऋतु में। अश्वगंधा शिशिर ऋतु में। जलुका कब संग्रह करते हैं, शरद ऋतु में, ऐसा वाग्भट ने कहा। जलुका का संग्रह का शरद ऋतु, क्योंकि शरद में ही रक्तमोक्षण कराना है, तभी इकट्ठा करना है। सभी फल जो है पक्व अवस्था में ले, लेकिन बिल्व को नहीं। ठीक है, बिल्व को अपक्व लेते हैं। सामने लिख लो कि पक्व अवस्था में दुर्जर और पूती मारुतकृत। पक्व अवस्था में लोगे तो दुर्जर है और पूती मारुतकृत। दुर्जर, पूती मारुतकृत। आगे देखिए। नेक्स्ट है, सभी शाक हरे लेने हैं। शाक हरे लेने हैं, लेकिन मूली जो है उसके लिए कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, है ना, सूखी मूली भी नुकसान नहीं करती है। तो शाक हरे लेने हैं एक्सेप्ट मूली। नेक्स्ट है, सभी फल सरस अवस्था में ले, एक्सेप्ट द्राक्षा एंड हरित के। द्राक्षा एंड हरित के। सभी फल सरस, द्राक्षा देखती हो अंगूर कैसे होते हैं, किशमिश सूखी हुई होती है बिल्कुल, है ना, इस तरह हरित की बात कर रहे हैं। तो सभी फल सरस एक्सेप्ट द्राक्षा एंड हरित के। एक मिनट रुको बेटा, बने रहेंगे।
हाँ बेटा सॉरी, आगे देखेंगे। तो फल सरस अवस्था में द्राक्षा हरित की छोड़ के, शीर मूत्र पुरुष जानवरों के जो लेने हैं, वो आहार के जीर्ण होने पर लेने हैं। कई बार बात हो गई टुकड़ों में इस बारे में भी। कल्क लेना है अगर कल्पना ना बताई गई हो। अगर आपको ये नहीं बताया गया कि कौन सी कल्पना का इस्तेमाल करना है, तो क्या करना है, कल्क लोगे आप। औषध कब लेते हैं, तो औषध प्रातः काल। अगर आपको नहीं बताया गया टाइम औषध लेने का, तो प्रातः काल लो औषध को। प्रयोज्य, तो प्रयोज्यांग नहीं बताया गया किसी पौधे का, तो उसका मूल या जटा, इनका ग्रहण करना चाहिए। मूल या जटा का ग्रहण करना है अगर प्रयोज्यांग नहीं बताया गया। ये नहीं बताया गया कितने भाग लेना है, तो इक्वल अमाउंट में लेना है, समभाग। ठीक है। मात्रा नहीं बताई गई तो समभाग लोगे, बस लिखा हुआ है तो कहीं योग में। बर्तन नहीं बताया कौन सा इस्तेमाल करना है, पात्र, तो मिट्टी का पात्र इस्तेमाल करना है। ठीक है, पात्र नहीं बताया तो मिट्टी का पात्र। द्रव्य नहीं बताया कहीं क्या लोगे, लिक्विड, तो जल का इस्तेमाल करो। किसी द्रव्य का उल्लेख दो बार आ गया कहीं, तो मतलब दो गुना लेनी है वो चीज जो है। ठीक है। अति स्थूल जटा होने पर, कि जटाएं लेना चाहते हो, बहुत स्थूल है वो, तो उसकी स्किन ले लो आप, त्वचा ले लो। सूक्ष्म मूल है किसी पौधे का, है ना, बहुत ही छोटे से पौधे जो होते हैं, जैसे चांगेरी हुआ मान लो, या इस तरह के, तो उनमें कह रहे हैं संपूर्ण पौधा ले लो, जैसे आप लोगों ने शंख पुष्प के टाइम में देखा है, सामूल पुष्प कल्क। न्यग्रोध्र का क्या इस्तेमाल करते हैं, तो त्वचा इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्किन यूज कर होता है। बीजक का सार यूज किया जाता है, बीजक सार। तालिश के पत्ते यूज करते हैं, तालिश पत्र, तालिश के पत्र यूज करते हैं। नेक्स्ट है धातकी, धातकी के पुष्प यूज करते हैं, धातकी पुष्प यूज किए जाते हैं। त्रिफला का फल यूज करते हैं, त्रिफला नाम ही ये तीन होगा, तो फल यूज करते हैं। स्नूही का शीर लिया जाता है, इसी के बारे में पढ़ते हो आप, स्नूही शीर तीक्ष्ण विवेचन कराने वाला है ना। शार अगर एक लेना हो, नाम ना दिया हो, सिर्फ शार लिखा है, तो यव शार का ग्रहण करना है वहां। नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्वाथ और लेप के अंदर तो रक्त चंदन का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं चंदन लिखा है कि यूज करो लेप बनाने में, तो मतलब रक्त चंदन की बात है। या क्वाथ कह रहे हैं कि चौक क्वाथ लेना है चंदन का, तो मतलब रक्त चंदन का। इसके अलावा यानी चूर्ण, स्नेह, आसव, गुटिका, सब जगह तो श्वेत चंदन यूज करना है। ठीक है। तो हम लोग यूज करते हैं रक्त, काले, मतलब काले मतलब कि काले को कहा तो रक्त समझना है, काले तो रक्त, काले यानी क्वाथ और लेप, तो उसमें रक्त। क्लियर। तो काले की जगह रक्त, ऐसा कर लो कि क्वाथ और लेप में रक्त, बाकी सब जगह श्वेत चंदन है। फिर आपका पढ़ा हुआ पॉइंट है कि चक्रपाणि ने कहा सिंगनाथ गुगलू आम बात की श्रेष्ठ औषध है। गंधक पड़ा होता है इसमें, अरंड तेल पड़ा होता है 4 भाग, और ये दंडपाणि नामक आचार्य ने बताया था। आगे श्लोक भी देख पा रहे हो, वही अरंड तेल, आमवाद, गजेंद्र, शरीरवन, चारणी, सबको याद होगा, स्नेह केसरी वाला श्लोक है। अष्टांग हृदय ने 7 सद्य स्नेहन का उल्लेख किया। सुश्रुत ज्वर में 12 दिन के बाद घृत, चरक 10 दिन के बाद। पिंड सुएत के आसन 7, उपवास 4 तरह के होते हैं। ये कुछ द्रव्य हैं कि इन द्रव्यों को गीला होने पर भी 2 गुना नहीं लेते। एक सामान्य रूल है कि द्रव्य अगर गीले हों तो उनको डबल लिया जाता है, लेकिन ये द्रव्य अपवाद हैं। तो हमने याद किया था अश्व कुकु प्रसग, याद आ रहा होगा। तो अश्वगंधा, शतावरी, शतपुष्पा, वासा, अश्व। कुकु यानी कूष्मांड और कुटज। प्रसग यानी प्रसारणी, सा से सहचरी, और प्रसग्गा से गुडुचि। तो ये भी पहले याद करा चुका हूं आपको, अश्व कुकु प्रसग, इनको 2 गुना नहीं लेते। ठीक है। नेक्स्ट एक श्लोक है वाग्भट का। तो वो श्लोक का जो हिंदी मतलब वो ये है कि रत्नों का ज्ञान अध्ययन से नहीं होता, अभ्यास से होता है। कि मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ लेने से नॉलेज नहीं आ जाती, जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं किया उस चीज का। ठीक है। तो उसी तरह कि रत्नों का ज्ञान भी ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ किताबों में पढ़ लिया, तो जब तक अभ्यास नहीं किया उसका तो नहीं पहचान पाओगे, है ना। आज कहीं सुन रहा था कि गोल्ड के अंदर बहुत कॉमन चल रहा है कि आप से गोल्ड की कीमत ले ली, और उसमें जो होता है वैक्स होता है मैक्सिमम, मतलब गोल्ड कम होता है। आपसे कॉस्ट तो कर ली 50 ग्राम की और दे दिया आपको 10 ग्राम है। 40 ग्राम का पैसा वो यूज कर रहा है, चाहे ब्याज के लिए चाहे किसी काम के लिए। किसी दिन आप गए तो आपको ठीक है पैसा लगा दिया वही, जैसा आपको दिया था। क्लियर। तो लोग पहचान नहीं पाते, कहने का मतलब ये है। तो याद रखना ये बात किसने कही है, तो दो चीजें ऐसी आती है। एक तो ये रत्नों का ज्ञान अध्ययन से नहीं होता, अभ्यास से होता है। एक बात आती है कि जल ही जीवन है, वो वाली बात शायद की होगी हम लोगों ने, तो वो भी वाग्भट का श्लोक है। एक और श्लोक है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, ये लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। तो मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी याद रखोगे। तो वो भी वाग्भट का ही श्लोक है, मध्यम मार्ग के अनुसरण वाला। फिर एक श्लोक है आ, हितम मितम ब्रूयात, कि हितकारी बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए। हितम मितम ब्रूयात, लिख लिया करो ये पॉइंट, सब लोग सुन रहे हो, मैं देख रहा हूँ। लिखनी है ये बातें जो मैं कह रहा हूँ सारी, अगर आपको याद नहीं है। तो हितम मितम ब्रूयात, हितकारी और मितकारी बोलो, कम और
हितकारी, अच्छा। ठीक है, ये वाग्भट की बात है, हृदय की। इसी तरह मैंने आपको बताया मध्यम मार्ग अनुसारी होना चाहिए व्यक्ति को, कि जहां लड़ाई झगड़ा हो तो बीच के मार्ग से निकल जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो। हूँ सुमित, कहाँ पे हुई है वोटिंग 100%? देख लिया? सर कई जगह दिखा रखा था वहाँ। इस बार के और वो जो इलेक्शन में भी? कर्नाटक वाला था उसमें तो हाँ, इस बार का ही सर, कई जगह के आ रहे थे उसमें, बट इस बार जो कर्नाटका में हुई है, तो कोई बेलीगेडी करके गांव था वहाँ। उसका नाम कौ- मुझे अच्छी तरह से ध्यान नहीं है। नहीं, अभी तो एक ही जगह की न्यूज है टोटल जो हुआ है, ऐसा कौन बता पाएगा? सर सोल्डा सोल्डा ललितपुर में, ठीक है, तो यूपी ललितपुर। में। ललितपुर याद कर लो एटलीस्ट, ललितपुर। वहां पे हुई है 100% वोटिंग जो हुई है ना। ठीक है। बाकी जगह ऑलमोस्ट हुई होगी, लेकिन हुई नहीं है कहीं भी, क्योंकि रिकॉर्ड बना है ना 100% वोटिंग का। खैर, आगे देखिए। नेक्स्ट है बेटा, शारंगधर ने स्नेहन की तीन मात्राएं बताई, ये भी आपको याद है। 6, 12, 24 घंटे में पचने वाली चरक की तरह, और 2, 3, 4 तोला। तो ये भी ऐसे मात्रा बताइए, 2 तोला, 3 तोला, 4 तोला, ये भी याद करा चुका हूँ। स्वीडन चार तरह के ताऊ दाऊ, ताप, उपनाह, द्रव और उष्ण स्वेद। वमन में 4, 6, 8 वेग बताए। 4, 6, 8 वेग। वमनार्थ को आठ बनाना है तो एक 16 लेके एक बड़ा दो शेष बचा लेते हैं। क्वाद द्रव्यों की मात्रा 3, 6, 9 प्रस्थ, याद है ना? क्वाद द्रव्य 3, 6, 9 प्रस्थ। लेकिन कर्ण कल्क चूर्ण अवलेह लेना है तो 1, 2, 3 पल लेने हैं। विरेचन में 10, 20, 30 वेग आते हैं। क्वाथ लेना है तो 2, 4, 8 तोला कह रहे हैं विरेचन में, क्वाथ 2, 4, 8 तोला। कल्क मोदक या चूर्ण से करा रहे हो विरेचन तो 1, 2, 4 तोला। तो तरीका बताया था शायद आपको, कि यहाँ पे ऊपर वाले जो नंबर लिखे हैं 3, 6, 9 प्रस्थ वमन के लिए, तो उनको 3 से डिवाइड कर दो आप, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 1, 2, 3 पल कल्प चूर्ण अवले। इसी तरह विरेचन में जो क्वाथ है दो चार सर आठ तोला। ये जो है, सर ये जो मात्रा है 3, 6, 9, ये प्रवर मध्यम अवर वाला सी में क्या है? हाँ, वही है, वही है। प्रवर में 9 है, मध्यम में 6 और अवर में 3, इस तरह ही है। ठीक है ना? ऐसे ही कल्क मोदक चूर्ण देख पा रहे हो, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो ऊपर क्वाथ वाली मात्रा, 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो नीचे वाले आंसर आ जाते हैं कल्क मोदक या चूर्ण से अगर करा रहे हो तो। ठीक है ना? तो ये बात हो गई होंगी शारंगधर के टाइम पे भी। अनुवासन की मात्रा 1.5 पल, 3 पल, 6 पल, अब तो याद होगा। बोलो, 1.5 पल वाली मात्रा को क्या बोलते हैं? मात्रा मात्रा बस्ती। 3 वाली को? अनुवाद अनुवासन और 6 वाली को? स्नेह 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 बस्ती। ठीक है ना? तो वो सब याद होगा। सोफ सैंधव की मात्रा लिखिए, मत याद करना, कंफ्यूज हो जाओगे, कोई जरूर नहीं है। 2, 4, 6 माशा। निरहु बस्ती की मात्रा बता रहे हैं 12, 16 और 20 पल। अगेन जरूर नहीं है, ये पॉइंट मत याद करना बेटा, कंफ्यूज करेंगे आपको, क्योंकि यहाँ से नहीं आते इसके क्वेश्चन। ये कर सकते हो, क्योंकि ये उन्होंने नई चीज बताई कि मात्रा बस्ती की मात्रा 1 या 2 पल। शारंगधर ने मात्रा बस्ती 1 या 2 पल की कही है, इसको याद रखोगे। एक ही पिच्छल बस्ती या पिच्छा बस्ती भी कह लेते हैं इसको। तो ये 12 पल की मात्रा बताई, ये भी देख लेना आप। वो पिच्छल बस्ती कह रहे हैं 12 पल, और मात्रा बस्ती 1 या 2 पल, इतना ही याद रखना है। यहाँ द्रव्यों का क्रम है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि विरेचन निरु में सेम याद कर लोगे, वमन में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, कि कफ फिर पित्त फिर वायु, चक्रों में नहीं पढ़ना इतने ज्यादा, इन पे सवाल नहीं आते इस तरह से। नस्य कर्म यहाँ भी नहीं पूछा जाता, मगर लिखा है, पढ़ना चाहो पढ़ लो, कि तीक्ष्ण द्रव्यों से देने हैं तो एक क्षाण की मात्रा से नस्य देना है। मर्श नस्य की मात्रा 1, 4, 8 क्षाण, अगेन नहीं याद करनी। मुकुंद याद कर लोगे, ये पारद का पर्याय है, मुकुंद पारद का पर्याय है, ये याद रखोगे। संसर्जन क्रम में रसों का क्रम, संसर्जन क्रम में रसों का क्रम, तो ये भी याद ही होगा सबको। चरक का 21, 23, 15, 64, वाग्भट का 1, 23, 15, 64, सुश्रुत का 15, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 15। याद है ना? अभी रिसेंटली बात की थी हमने इसके बारे में। आगे देखें। नस्य योग्य आयु, यहां से नहीं पढ़ा है आपने, अब ये नई चीजें हैं, इसको ध्यान से देखते हैं चलो। तो बेटा, नस्य योग्य आयु आचार्य वाग्भट के अनुसार 7 से 80 वर्ष नस्य की आयु, 7 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक। शारंगधर 8 से 80 वर्ष, वाग्भट 7 से 80, शारंगधर 8 से 80 वर्ष।
चरक का श्लोक है द्वारम ही शीर्षो नासा, और वाग्भट का श्लोक है नासा ही शीर्षो द्वारम। तो ऐसा हम याद रखते हैं कि चरक संहिता जब पढ़ोगे ना आप लोग, तो वहां आपने देखा होगा चिकित्सा स्थान में कि नासा रोग की कोई संख्या नहीं बताई है चरक ने स्पेसिफिक। ठीक है, तो हम ऐसे याद रखते हैं कि चरक की नासा नहीं थी, यानी नासा रोग नहीं बताया उन्होंने। नंबर, तो चरक का जो नासा वर्ड आता है श्लोक में एंड में आता है। और वाग्भट में देखोगे तो नासा ही शीर्षोद्वारम, उनका शुरुआत में ही नासा शब्द आता है वाग्भट के श्लोक में। तो आइडेंटिफाई कर लेना, क्योंकि सवाल आया हुआ है कि ये श्लोक किसका है। क्लियर, बाकी ऊपर एज तो याद ही रखोगे, नस्से की आयु। एक मिनट। हम्म, तो बेटा वाग्भट 7 से 80 वर्ष, शारंगधर 8 से 80 वर्ष। और चरक का श्लोक देख रहे हो द्वारम ही शीर्षो नासा, और वाग्भट का श्लोक है नासा ही शीर्षो द्वारम। तो इनको आप याद कर लेना, पहचान लेना। आगे जो भेद लिखे हुए हैं ये बहुत जरूरी पार्ट है, इसके ऊपर सवाल आते हैं, तो बहुत अच्छे से देख लेना, है ना, ये सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि। तो चरक नस्य 5 प्रकार के। कौन से 5 प्रकार, पहले नाम याद होने चाहिए। नावन, अवपीड़न, धमापन, धूम और प्रतिमर्श। नावन, अवपीड़न, धमापन, धूम और प्रतिमर्श। तो आचार्य चरक नस्य 5 प्रकार के। नावन के टाइप देखो आप, स्नेहन और शोधन। अवपीड़ के टाइप है शोधन और स्तंभन। तो देख पा रहे हो शोधन दोनों में आता है। ठीक है, तो पूछेगा शोधन नस्य किस नस्य का प्रकार है, नावन का या अपीड़न का, तो दोनों के अंदर ही भेद है शोधन। बाकी स्तंभन नस्य पूछ चुका है कि किस नस्य का प्रकार है, तो अवपीड़ नस्य का प्रकार है स्तंभन। ये भी याद रखेंगे, या तो पूरे रखना है, लेकिन मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ। तो चरक नस्य 5 प्रकार के। नावन 2 टाइप का, स्नेहन और शोधन। अवपीड़ 2 टाइप का, शोधन और स्तंभन। धमापन, धमापन में क्या करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मान लो बेहोश है ना, मूर्छित अवस्था में है, तो उसको वापस होश में लाने के लिए हम तीक्ष्ण द्रव्य लेते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण तो नहीं लेते। तो कुछ तीक्ष्ण द्रव्य लेके एक नली के अंदर रख के ना नासा में फूंक मार देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, नेजल म्यूकोसा को पूरा इरिटेट कर देता है। तो उससे क्या है, व्यक्ति वापस होश में आ जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि संन्यास रोग में हम क्या चिकित्सा कराते हैं, तो कभी कच्चू से अपघर्षण कराने की बात की थी हम लोगों ने, है ना, वृश्चिक दंश की बात की थी। तो पर्पस वही है कि कुछ ऐसा देना कि जो एकदम से इरिटेट कर दे व्यक्ति, मतलब कितनी भी गहरी कह लो अवस्था में हो मन की, तो उससे वापस जागृत हो जाए। ठीक है, तो धमापन भी ऐसी द्रव्यों का होता है। तो चूर्ण का नस्य लेते हैं इसमें, और ये क्या करने वाला होता है, देह स्रोतो विशोधनम, जो स्रोतस है उनका विशोधन कर देता है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट है धूम। 3 प्रकार के, जानते हो, पढ़ चुके हैं आप लोग बीएसपी। ठीक है, तो वैचारिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। नेक्स्ट है प्रतिमर्श नस्य। तो प्रतिमर्श नस्य क्या होता है, बहुत कम मात्रा। तो कह रहे हैं स्नेह के द्वारा नस्य देना, और निर्दोष कृत उभयार्थ कृत, ये दोनों काम करता है। स्नेहन भी करता है, शोधन भी करता है, इसलिए कहा गया उभयार्थ कृत, दोनों फंक्शन करने वाला। प्लस निर्दोष कृत, निर्दोष मतलब इसको यूज करने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, तो इसकी मात्रा बहुत कम होती है, आप देखोगे 2 बूंद की मात्रा है। संग्रह ने तो कह दिया 1 या 2 बूंद, अदरवाइज 2 बूंद की मात्रा हम याद रखते हैं इसकी। ठीक है, तो पूरा रटना है। चरक नस्य 5 प्रकार के। नावन, अवपीड़न, धमापन, धूम, प्रतिमर्श। नावन 2 टाइप का, स्नेहन शोधन। अवपीड़ 2 टाइप का, शोधन स्तंभन। धमापन की चूर्ण का नस्य लेना, और ये क्या करता है, देह स्रोतो विशोधनम, देह स्रोतो विशोधनम। धूम नस्य 3 टाइप का, बीएसपी। प्रतिमर्श तो स्नेह के द्वारा नस्य देना, क्या करता है, निर्दोष कृत उभयार्थ कृत। 2 टाइप का हो गया, स्नेहन और शोधन। आगे चलें अगेन। तो चरक के 5 तरह के नस्य देखे आपने। ठीक है, कर्म के अनुसार, यहां देख रहे हो भी। हम्म, तो चरक के 5 प्रकार के नस्य देखे, दूसरा डिवीजन देख रहे हो। कर्म के अनुसार नस्य 3 प्रकार के भी बताए इन्होंने, कौन कौन से, रेचन या शिरोविरेचन, तर्पण
और ये है शमन। बेटा इसको सही कर लेना, शमन है ये, शमन नस्य। तो चरक नस्य से पहले देखे आपने 5 प्रकार के, फिर देख रहे हो कर्म के अनुसार 3 प्रकार के। तो कर्म 3 कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है शोधन कराना, एक होता है शमन कराना। तो ये हो गया शोधन, जिसमें श्रोव करा रहे हैं, रेचन करा रहे हैं मतलब, ठीक है। और एक हो गया ये शमन वाला। और तीसरा कह रहे हैं एक होता है तर्पण नस्य, तर्पण, ठीक है। तो हम इसको रेतस करके ही याद कर लेते हैं, रेतस, है ना, शुक्र का पर्याय होता है ना रेतस, उस तरह याद कर ले, रे से रेचन, ता से तर्पण और शा से शमन, ऐसा करके। तो रेचन या श्रोव रेचन कहाँ कराओगे? समझ आता है, कफज विकारों में जनरली कराते हैं ऐसी चीजें। तो स्तंभ, सुप्ति, गुरुत्व आदि कफज विकारों में। तर्पण नस्य कहाँ कराओगे स्नेहन? जहां वातिक विकार होंगे। तो शिराकंप, अर्दित आदि वातिक विकारों में। लास्ट है शमन नस्य। तो शमन नस्य जैसे कहाँ करा सकते हो कि दोष या तो बहुत कम हो, है ना, तो रक्त हो, पित्त हो, इनकी दृष्टि हो, कह रहे हैं वहां पे भी। तो शमन नस्य पूछे नहीं जाते कहाँ कराते हैं, इतना याद रखना कि कर्म के अनुसार 3 प्रकार के, अदरवाइज 5 प्रकार के। प्लस अगला डिवीजन देखोगे कि चरक ने विमान 8 में आश्रय भेद से श्रुव विरेचन 7 प्रकार का कहा, ठीक है। श्रुव विरेचन यानी नस्य कह लो आप, कि विमान 8 में आश्रय भेद से नस्य के 7 प्रकार बताए, ठीक है। कौन से 7 है? तो वही है अपना पंचांग, त्वक, मूल, पुष्प, पत्र और फल, प्लस कंद और निर्यास। ध्यान आ रहा होगा, ये भी बात हो चुकी है हमारे, कि विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय होते हैं। बोलो कौन से? पंचांग और खीर। पंचांग और क्षीर, पंचांग और ठीक है। पंचांग स्थावर विष के कितने अधिष्ठान होते हैं? 10 होते हैं। 10 10। कौन कौन से? 10 क्षीर पन धातु निर्यास धातु सार कंद निर्यास शीर पंचांग। ठीक है, तो धातुसार, ठीक है। धातुसार रह गए थे क्षीर, कंद, निर्यास, धातुसार और 5 ये पंचांग। क्लियर? तो वो सब पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं रिकॉल कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ जाओगे, शिरोविरेचन द्रव्यों में लवण, कटु, तिक्त, कषाय रस होता है, मधुर, अम्ल नहीं होते। बात ये भी हो चुकी है हमारी। नासा में स्नेह देने के बाद पुनः सिर प्रदेश का स्वेदन करके बार बार कफ के साथ उस स्नेह को निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो नासा में स्नेह देने के बाद क्या करते हैं? एक बार स्नेहन दे दिया, द्रव्य डाल दिया नासा के अंदर आपने, फिर सिर का कह रहे हैं स्वेदन कराते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि कफ जो है गले में जा रहा है, तो उसको बार बार स्पिट करते रहते हैं। तो वो प्रोसेस बता रहे हैं यहाँ पे। अगले पॉइंट्स बहुत बहुत जरूरी हैं, ध्यान से देख लेना कि ज्वर और शोक से संतप्त पुरुषों के अंदर, ठीक है, नस्य नहीं देना चाहिए, अदरवाइज तिमिर रोग हो जाता है। तो ज्वर तथा शोक आदि से संतप्त पुरुषों में तथा मद्य पीने वाले पुरुषों में नस्य प्रयोग से तिमिर रोग उत्पन्न हो जाता है। ये सवाल आ चुका है कि किसको नहीं देना है, या फिर देने से क्या हो जाता है इनको। तो तिमिर रोग हो जाता है, ज्वर में भी और शोक वाले लोगों में भी नहीं देना है। मध्य लिखा है, वो पूछता नहीं है। इस कंडीशन में कहने चिकित्सा क्या करोगे आप? तो रूक्ष और शीत अंजन का प्रयोग करोगे, लेप पुटपाक का प्रयोग करोगे, कोई खास नहीं। आगे चलता है। सामान्यतः प्रावृट, शरद और बसंत में नस्य का प्रयोग करना चाहिए। तो साधारण ऋतुएं कही जाती हैं, शरद बसंत तो याद ही होगी, और साथ में प्रावृट, कि इन ऋतुओं में नस्य का प्रयोग करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में अगर कराना है तो पूर्वाहन में कराओ, अगेन अर्ली मॉर्निंग, ग्रीष्म ऋतु है क्योंकि मौसम ठीक होना चाहिए। क्लियर? शीत ऋतु में मध्याह्न, दोपहर के समय, और वर्षा ऋतु में जब दुर्दिग्ध ना हो, आकाश में बादल वगैरह ना हो, तब कराते हैं नस्य। आगे देखिए, गर्भिणी को श्रोवरेचन नहीं देंगे। गर्भिणी को कुछ भी नहीं कराते, कोई भी कर्म मना ही होता है इन जनरल। अगर कराते हैं तो उसका पूरा इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है? बेबी के ऊपर आता है, बच्चे के ऊपर आता है। तो देख लो, बच्चा कुड़ी, गर्भ स्तंभित हो जाएगा, कर्ण, पक्षत, पीठ सर्पी, ऐसी संतान हो सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है, पढ़ लोगे सिर्फ। कुल मिला के गर्भिणी को श्रोवरेचन नहीं देना है। अनृत और दुर्दिन में नस्य देने से, इसमें सवाल आ चुका है कि शीत दोष के कारण पूती नस्य और शिरोरोग उत्पन्न हो जाता है। कि जब दिन ठीक नहीं है, आसमान में यानी बादल है मान लो, या जो समय आपको बताया गया कि नहीं देना चाहिए उस समय दे रहे हो, तो कह रहे क्या होता है? तो कह रहे शीत दोष के कारण, शीत दोष की वजह से क्या हो जाएगा? पूती नस्य और शिरोरोग। ऐसा ही याद रखना, पूछेगा सवाल ये कि शीत दोष से क्या होता है, तो आपको आंसर लगाना है पूती नस्य। मेन ये पूछता है, या पूती नस्य कब होता है? तो आंध्रत या दुर्दिन में नस्य देने से पूती नस्य रोग हो जाता है। बाकी शिरोरोग भी लिखा है, उस पर नहीं आता सवाल। नवज्वर और शोक से पीड़ित में नशे देने से तो तिमिर हो जाएगा, और साथ साथ कह रहे हैं ज्वर की वृद्धि भी हो जाती है।
नवजोर और शोक से पीड़ित को नशे देने से तिमिर और साथ में जोर की वृद्धि। नेक्स्ट आ जाओ, चार है सुश्रुत। चरक की बात हो गई। नशे कितने प्रकार के? उनके 5 प्रकार के, फिर 3 प्रकार के रेतस, फिर उसके बाद 7 प्रकार 7 के भी है। प्रकार के। ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे आप सुश्रुत। तो औषध या औषध सिद्ध स्नेह को नासा में प्रयोग करने को ही नस्य कहा जाता है। ठीक है। औषध या औषध से सिद्ध किया हुआ स्नेह नासा में प्रयोग कर रहे हैं उसको नस्य कहते हैं। 2 प्रकार हैं इसके, श्रोव रेचन स्नेहन। जैसे चरक में 3 डिवीजन देखे ना, रेतस, रेचन, तर्पण और स्नेहन। शमन। मन मन है सर। एक मिनट बेटा, फोन आ गया ना, फोन डिस्टर्ब करते रहते हैं ना, एक मिनट रुक जाए। जीवन में जब लगे ना तुम ज्यादा कुछ अच्छा कर रहे हो, तो 4-5 फोन पास रख के बैठ जाओ पूरे फैमिली के, फिर जो है दोबारा वहीं पाओगे अपने आप को। देखो, आज मेरे पास एक्चुअली फोन इकट्ठा रखे हैं कई सारे अलग अलग लोगों के, तो सब मेरे पास बोल रहे हैं। ठीक है। देखो, तो मैं सुश्रुत बता रहा था आपको। सुश्रुत ने औषधि औषध से स्नेह को नासा में प्रयोग करने को कहा कि नस्य कहता है। तो चरक की मैं बात कर रहा, चरक के जैसे 3 प्रकार देखा था हमने, रेतस करके वर्ड देखा था। तो एक रेचन था, दूसरा तर्पण था, और तीसरा सा से स्नेहन था, है ना। तो चरक के 3 थे। कुछ कह रहे हैं बेटा? शमन। अच्छा, शमन था कह रहे हो। अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। अच्छा, हाँ, स्नेहन के बाद शमन ही होगा, सही बात है। ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पे देख पा रहे हो इसी तरह आप शिरोविरेचन और स्नेहन। यहाँ 2 टाइप बताए गए हैं, शिरोविरेचन और स्नेहन। ठीक है। तो यहाँ शमन वाला नहीं है मतलब। तो शिरोविरेचन और स्नेहन, इन दो के पुनः 5 भेद किए गए। तो देखो, 5 इनके नहीं पूछता, ठीक है, इनके 2 ही भेद पूछता है, बाकी क्या पूछ लेता है वो बता देता हूँ। देख लो चलो, 5 भेद कौन सा है। तो नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़ और प्रथमन। एक नजर डालेना अच्छे से, इनमें क्या पूछता है। कहेगा आपसे कि नस्य शिरोविरेचन प्रधान है। देखो अगला पॉइंट क्या है, कि नस्य का विकल्प है प्रतिमर्श। तो ऐसा पूछेगा, प्रतिमर्श किसका विकल्प है। विकल्प यानी प्रतिमर्श मेन चिकित्सा तो हो नहीं सकती। अभी हमने देखा कि ये क्या होता है, निर्दोषकृत उभयार्थकृत। मैंने मात्रा बताई आपको, बहुत कम मात्रा होती है, कि 2 बूंद की मात्रा होती है। तो मेन फंक्शन तो करने वाला नहीं है, लेकिन ये क्या काम करता है कि ठीक है भाई चलो, नस्य बताया है, नस्य नहीं दे सकते तो कम से कम प्रतिमर्श दे दो। तो ये विकल्प है नस्य का। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरा, शिरोविरेचन का विकल्प क्या है, तो अवपीड़ और प्रधमन नस्य जो हम देते हैं, कि शिरोविरेचन नहीं दे सकते प्रॉपर आप, तो अवपीड़ नस्य दे दो या प्रधमन नस्य दे दो। ठीक है। तो ये जो शिरोविरेचन है, इसकी जगह ये 2 बताए हुए हैं, अवपीड़ और प्रधमन। और ये जो नस्य है, इसकी जगह ये बताया हुआ है प्रतिमर्श। बात समझ रहे हो? तो कह रहे हैं इसके अंदर नस्य और शिरोविरेचन ही प्रधान है, बाकी तो उनके विकल्प हैं। तो आपसे सवाल पूछे अगर कि भाई शिरोविरेचन का विकल्प क्या हो सकता है, तो आंसर लगाना है अवपीड़ नस्य या फिर प्रधमन नस्य। मैं दोनों उसी के प्रकार हैं देखा जाए तो। और इसी तरह कि प्रतिमर्श किसका विकल्प है, तो ये नस्य का विकल्प है। तो ये याद रखोगे, मेन 2 ही हैं ऊपर वाले, नस्य और शिरोविरेचन। ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा ना बेटा, कि नस्य का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। नस्य का मतलब स्नेहन जो है नस्य का प्रकार, और शिरोविरेचन तो है ही शिरोविरेचन। तो कहने का मतलब ये 2 मेन है बस, शिरोविरेचन और नस्य। तो इन्हीं के फर्दर डिवीजन करते हैं इस तरह करके। आगे स्नेहिक नस्य का प्रयोग। अगेन, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट से सोचना कि स्नेह है तो वातिक विकारों में यूज करते होंगे। उन सारी कंडीशंस में होगा, जहां कहीं अपवाद होगा उसको हम याद करेंगे। तो स्नेहिक नस्य का प्रयोग दंत, केश, शमश्रु इनके गिरने में, कर्णश्वेद, कर्णशूल, तिमिर, स्वरभेद, नासारोग, मुखशोष, अवबाहुक, अकाल वली पलित, खालित्य आदि रोगों में किया जाता है। तो कुछ अलग तो है नहीं। ठीक है। तो स्नेहिक नस्य का प्रयोग। दूसरा पॉइंट लिखा है कि भाव प्रकाश, उन्होंने अवबाहुक और मन्य स्तंभ रोग में शीतल जल का नस्य लेने के लिए कहा है। भाव प्रकाश, अवबाहुक और मन्य स्तंभ रोग में शीतल जल का नस्य आपको चरक चिकित्सा के टाइम पढ़ा दिया मैंने। नेक्स्ट है शिरोविरेचनिक नस्य। अगेन ये कहाँ कराते होंगे, कि भाई जहां पे कफ बड़ा होता होगा ज्यादा, या पित्त बड़ा होता होगा, या व्यक्ति वही होश में नहीं है मान लो, है ना, तब हमने देखा कि धमापन नस्य था जैसे, या प्रथम नस्य है, उसका प्रयोग करते हैं। तो शिरोविरेचनिक नस्य है शिरोगौरव में शूल हो रहा हो किसी को,
पीनस रोग के अंदर, अर्धावभेद रोग में, कृमि की कंडीशन में, प्रतिशय में, अपस्मार में, और गंध ज्ञान का नाश, किसी को गंध ज्ञान ना हो रहा हो तो वहां। तो इसमें याद रख सकते हो कि शिरोविरेचन कराते हैं जो लगभग वातिक जैसी कंडीशन है हमारी, कि अर्धाव भेद है मान लो, जैसे है ना शूल के साथ जुड़ी कंडीशन है, या अपस्मार है तो देख के वातिक ही लगती है वो भी। और एक कंडीशन स्पेशली याद रखोगे, गंध ज्ञान का नाश होना। तो यहाँ भी शिरोविरेचन नस्य है। तो ये थोड़े से अपवाद स्वरूप है, चाहो तो याद कर सकते हो। इन दोनों प्रकार के नस्य का प्रयोग कब कराना चाहिए? तो अभुक्तवतो अन्न काले, मतलब भोजन के समय, लेकिन बिना भोजन कराए, है ना, अभुक्तवतो, बिना भोजन कराए लेकिन अन्न के काल पे तब प्रयोग कराते हैं इन दोनों नस्यों का। पीछे हम लोगों ने बात की थी कि ऋतु के हिसाब से, कि गर्मियों में करा रहे हो तो पूर्वाह्न में करा दो, सर्दियों में करा रहे हो तो मध्याह्न में करा दो, और जब आसमान में बादल हो तो अब नहीं कराते। ठीक है ना? तो उतना बेसिक याद किया था। यहाँ देख पा रहे हो दोष के अनुसार बताया हुआ है। तो जब जो दोष बढ़ा होगा, तो वातिक विकार कब बढ़े होंगे? शाम के समय, अपराह्न में, तब देना है। पैत्तिक विकार दोपहर के समय ज्यादा बढ़े होंगे तो मध्याह्न में, और कफज विकारों में पूर्वाह्न में। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर ही होगा आपको, कई बार बात हो गई है कि जो दोष जब बढ़ा हो तब कराते हैं, अगर दोष के अनुसार बात कर रहा है तो। आगे चलिए। स्नैहिक नस्य की मात्रा बिल्कुल रट लेनी है आपसे, मैंने तब भी कहा था पीछे पढ़ते समय कि वो शाण शुक्ति पाणी शुक्ति, ये कितने कितने बूंद समझना है इससे। तो वो चीज यहाँ लिखी हुई है, देख लो, ये सवाल यहाँ से आ चुके हैं। तो स्नेहिक नस्य की मात्रा 8, 32 और 64 बूंद, मतलब अवर मात्रा, मध्यम मात्रा और प्रधान मात्रा जो है इसके। 8, 32 और 64 बूंद। 32 बूंद को शुक्ति भी कहते हैं, 64 बूंद को पाणी शुक्ति भी कहते हैं। मंजिता, कितने यव को बीच में प्रोने पे 1 अंगुल की दूरी बनती है? 8 ईयर। 8 यव को, ठीक है। तो वही सब ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो 8, 32 और 64 बूंद। तो 32 बूंद का होता है एक शुक्ति प्रमाण, और 64 बूंद का होता है एक पाणी शुक्ति प्रमाण। मनीषा, एक बूंद से क्या समझते हो? नहीं याद आ रही। और कोई? तर्जनी को सर 2 अंगुल तक डुबा के और मूली के दो डुबा डुबाने के दो बाद जो उंगलियों एक को बूंद गिर जाती है। डुबो के निकाल लें। ठीक है ना? तो इतना होता है कि तर्जनी के 2 पोर में डुबो के पानी में निकालो, जो गिरेगा वो 1 बूंद है। खैर वापस आ जाता है। तो स्नेहिक नस्य की मात्रा 8, 32, 64 बूंद। 32 बूंद को शुक्ति भी कहते हैं, 64 बूंद को पानी शुक्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट है शिरोविरेचनिक नस्य। इसकी मात्रा देखो कि जस्ट हाफ है। स्नेहिक की 8 से शुरू थी, इसकी 4 बूंद से शुरू है, मतलब याद करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट जो है। बाकी 4, 6, 8 बूंद, दो दो बूंद बढ़ाते चले जाओ। तो शिरोविरेचनिक नस्य में 4, 6, 8 बूंद, और स्नेहिक नस्य में 8, 32 और 64 बूंद। शुक्ति पानी शुक्ति याद रखना, क्योंकि इन पे सवाल आते हैं और बाद में ध्यान नहीं आता, मिक्स हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो 8, 32, 64, 4, 6, 8। नस्य और शिरोविरेचन से क्या व्यापद हो सकता है? तो कह रहे हैं नस्य दे रहे हो, नस्य का मतलब हो गया कि मतलब स्नेहन की बात कर रहे हैं। ध्यान आ रहा है ना कि नस्य का विकल्प था प्रतिमर्श, तो मतलब स्नेह वाले नस्य की बात कर रहे हैं, कि उसकी वजह से क्या हो सकता है, दोषों का उत्क्लेश हो जाए, कि मान लो कफ बढ़ जाए। ठीक है। ऐसे ही शिरोविरेचन करा रहे हो, तो शिरोविरेचन में क्या होता है कि दोषों को निकालते हो आप, धातु क्षय होता है, तो वहां क्षय हो सकता है। तो एक में दोष बढ़ सकते हैं और एक में दोष घट सकता है। तो चिकित्सा क्या करोगे, समझ में आता होगा कि क्षय हुआ है तो भ्रंगण चिकित्सा करोगे, दोष का उत्क्लेश हो गया तो शमन और शोधन चिकित्सा करोगे। तो रटने वाली बात नहीं है। ये पूछता है नस्य शिरोविरेचन के कितने व्यापक होते हैं, तो 2 व्यापक, बस नंबर याद रखना, दोष उत्क्लेश और क्षय होना। नेक्स्ट है प्रतिमर्श नस्य के कितने काल हैं? तो सुश्रुत और शारंगधर ने इसके 14 काल बताए हैं। ये भी शायद मैं आपको कहीं ना कहीं पढ़ा चुका हूँ, मुझे लग रहा है। तो सुश्रुत शारंगधर ने 14 काल बताए, और वाग्भट ने 15 काल बताए हैं। 15 कैसे होते हैं उनके? कि एक कम कर दिया 14 में से, गृह निर्गच्छता, यानी घर से बाहर निकलने के बाद, ये भी एक काल बताया है प्रतिमर्श नस्य का। तो इन्होंने नहीं बताया है। 2 ऐड कर दिए, शिरोभ्यंग और हास्य के बाद, कि सिर का अभ्यंग कराया उसके बाद, और हंस दिए उसके बाद। ठीक, तो हम ऐसे याद रखते थे कि कोई घर से निकला अपने, और बाहर जाके बढ़िया मालिश कराई अपने सिर की, और बैठ के हंस रहा है, खुश हो रहा है कि अच्छे से मालिश हो गई है। ठीक है, तो गृह निर्गच्छता नहीं माना वाग्भट ने, और शिरोभ्यंग और हास्य के बाद ऐड कर दिया। तो 14 काल है अदरवाइज पूछे तो, लेकिन वाग्भट पूछ ले आपसे तो 15 काल लगाने हैं। गृह निर्गच्छता नहीं माना, शिरोभ्यंग और हास्य के बाद माना है। सुशर्मा, आचार्य चरक प्रायोगिक नस्य के कुल कितने काल? 8।
ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे चीजें पढ़ाई गई हैं, याद रखना। वो सब भी आ सकते हैं सवाल, ठीक है, जब टेस्ट होगा तो, जहां कहीं भी पढ़ा है पंचकर्म के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है नस्य देने की बात। इस पे सवाल आ चुका है कि वातिक विकारों में नस्य देने के लिए श्रेष्ठ क्या है, तो वसा। वा से वातिक विकार, वा से वसा। तो वातिक विकारों में वसा से नस्य देने की बात हुई है, याद रखेंगे। पैत्तिक विकारों में घृत से, वात पैत्तिक विकारों में मज्जा, और वात कफज विकारों में तेल। ऑलरेडी जानते ही होगे कि वात कफज रोगों में तेल अच्छा होता है, पित्तज रोगों में घृत अच्छा होता है। वातिक में मैंने कह दिया कि वा से वात, वा से वसा। तो जो लास्ट बचा वात और पित्त, उसमें मज्जा हो गई, मज्जा। वात पित्तज विकारों में, ठीक। शारंगधर देख लो, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं कि वात में वसा, बाकी वात कफ में तेल इन्होंने भी कहा है, पित्त के अंदर घृत इन्होंने भी कहा है, लेकिन पित्त के अंदर मज्जा भी लिखी है, क्योंकि यहाँ भी आप देख पा रहे हो मज्जा भी लिखी है, और कफ के अंदर भी तेल लिखा हुआ है ना। ऐसा बाकी पे सवाल नहीं करता, मैंने आपसे फिर बताया। यहाँ सवाल बनेगा तो इस तरह बनेगा बस, कि वातिक विकारों में वसा, वात कफज विकारों में तेल, उतना ही याद करना है। बाकी तो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, देख लेना आप। चतुर्विध स्नेह में श्लेष्म स्थान विरोधी ना होने से तेल श्रेष्ठ है। अब बताओ, मैं आपसे सवाल करूं कि चारों स्नेह में से श्रेष्ठ कौन सा, तो क्या आंसर लगाओगे? घृत। ठीक है, चुप है जाया करो कभी। अगर मैं कहूं, माइक ऑफ कर लोगे बेटा, माइक ऑफ कर लोगे, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगर ये पूछे कि श्रेष्ठ कौन सा है, तो श्रेष्ठ कौन सा है, तो घृत है, ठीक है, संस्कारों का अनुवर्तन करने से, वो ठीक बात है। दूसरा कभी ऐसा पूछे कि श्लेष्म स्थान विरोधी